Assalamu alaikum. Welcome to Brace for. Today our topic is about human respiratory system. अब हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था क्लास 10 का जो प्लांट का रेस्पिरेटरी सिस्टम था या उसमें गैसेस एक्सचेंज किस तरह होते थे, तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इंसानों का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो ब्रीथिंग का सिस्टम है, वो किस तरह होता है। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो फर्स्ट हम डायग्राम से पढ़ेंगे कि डायग्राम में उसका अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग नाम पढ़ेंगे और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे उसको डिफिनेशन के साथ और एक्सप्लेन करेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो सबसे पहला पार्ट होता है, एक को हम रेस्पिरेटरी पैसेज वे कहते हैं और दूसरे को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। रेस्पिरेटरी पैसेज में मतलब जितना भी रास्ता हो, रास्ते में रेस्पिरेटरी वे में पैसेज में जितने भी चीजें आ रहे होते हैं उसको हम रेस्पिरेटरी पैसेज वे में पढ़ेंगे। और ऑर्गन में हम लंग्स को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। तो फिर बाद में हम उसका रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कहाँ से होती है। उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। नोस्ट्रिल जो ये दो नाक के जो सुराख होते हैं उसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। यहाँ से जो मतलब हवा एंटर होती है उसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि द ओपनिंग ऑफ नोज इज कॉल्ड, ओपनिंग ऑफ नोज इज कॉल्ड नोस्ट्रिल। ये जो नाक का जो ओपनिंग होता है, बिल्कुल यहाँ पे जो दो सुराख होते हैं उनको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। फिर नोस्ट्रिल के बाद नाक की एक कैविटी होती है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी में फिर मुख्तलिफ चीजें मौजूद होते हैं। नेजल कैविटी में म्यूकस मौजूद होते हैं और म्यूकस के साथ साथ इसमें ईयर बाल मौजूद होते हैं और बाल के साथ साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं सिलिया। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम ये होता है कि हमें मालूम है कि हमारे एनवायरनमेंट में लाखों बैक्टीरिया, वायरसेस, मतलब मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो उनको यहाँ पर ट्रैप करना, उनको प्रिवेंट करना कि वो अंदर बॉडी में ना जा सके। तो काम रोल कौन सर अंजाम देता है? वो म्यूकस जो हमारे नाक में प्रोड्यूस होते हैं ये काम सर अंजाम देता है और डस्ट पार्टिकल को अंदर यहाँ जाने नहीं देता, मुख्तलिफ बैक्टीरिया वगैरह को। और ईयर का काम भी प्रिवेंटेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है कि अगर म्यूकस स्पर्श करे, म्यूकस जब और ईयर के साथ मिलते हैं तो फिर चीजों को सही तरीके से पहुंचा सकते हैं, अंदर जाने नहीं देते। और सिलिया भी एक छोटी सी चुड़बाल की तरह चीज होती है जो नेजल कैविटी के अंदर मौजूद होती है। और ये भी जब किसी डस्ट पार्टिकल को नाक में फंस जाते हैं तो फिर इसको फेरेंक्स की तरफ धकेल देते हैं। यहाँ से मतलब ये फेरेंक्स में धकेल देते हैं, जिसको फिर आप मुंह के जरिए बाहर वापस निकाल देते हैं। और नोस्ट्रिल या नेजल कैविटी के बाद हम यहाँ पर एक और कैविटी आती है जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं। और ओरल कैविटी को फिर जो नीचे वाला हिस्सा है जो फूड पाइप और विंड पाइप को दोनों का कॉमन होता है और उसको ओरल कैविटी के साथ मिलाता है, उसको हम फेरेंक्स कहते हैं। ओरल कैविटी की जगह को हम फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स एक मस्कुलर पैसेज वे होता है। उसका मेन काम क्या होता है कि यहाँ पर ट्रिकिया के पीछे जो फूड पाइप होता है उसको और ट्रिकिया को उसको और ट्रिकिया और विंड पाइप को या खुराक की नाली को उस ओरल कैविटी के साथ मिलाना, ये काम किसका होता है? फेरेंक्स का होता है। फेरेंक्स के बाद यहाँ पर एक और चीज होती है जिसको हम लेरेंक्स कहते हैं। लेरेंक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि लेरेंक्स में एक चीज मौजूद होती है जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। और वोकल कॉर्ड का काम होता है साउंड प्रोड्यूस करना। लेरेंक्स को हम क्या भी कह सकते हैं? साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आवाज प्रोड्यूस होती है। आवाज लेरेंक्स के अंदर एक पाइपर्स मौजूद होते हैं जिसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है कि इसका काम ये होता है कि ये जब सांस हम निकालते हैं बाहर या लेते हैं, मतलब जब हम सांस निकालते हैं यहाँ से लेरेंक्स से ट्रिकिया के जरिए बाहर निकालते हैं तो ये वाइब्रेट होती है। और हमने पढ़ा हुआ होता है कि जब वाइब्रेशन होती है फिजिक्स में तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ तो नीचे से आवाज सांस आ रही है तो
तो वो सांस क्या करती है, इस वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ साउंड हम निकालते हैं या बहुत से जानदार, फिर उसके हर ह्यूमन की मुख्तलिफ मुख्तलिफ साउंड होती है। वो साउंड इसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि जब आप मेल एडल्ट हो जाता है, एक एडल्ट मेल की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल धीमी सी आवाज़ होती है, बारीक सी आवाज़ होती है। ये जब वो एडल्ट हो जाता है तो इसके जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इसकी वजह से उसकी जो साउंड फिर होती है वो बढ़ जाती है, बारीक हो जाती है। और फिर हम पढ़ेंगे कि इस लेरिंग्स के ऊपर एक लीड होती है, मतलब इस लेरिंग्स के बिल्कुल सिरे पर एक इस तरह गोल चीज होती है जिसको हम कहते हैं ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर यहाँ पर एक और चीज मौजूद होती है जो इस ग्लोटिस को लिड, मतलब एज लिड काम करती है, ग्लोटिस के एक ढक्कन की तरह काम करती है। इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का मेन काम क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना यहाँ से मुंह से आते हुए इस फूड पाइप में चली जाती है, लेकिन यहाँ पर पहले जो हम इसको हम ट्रेकिया कहते हैं, विंड पाइप इसके पीछे होता है। तो पहले तो ट्रेकिया आती है, तो फिर अगर ये एपिग्लोटिस नहीं होता तो खाना यहाँ भी आ सकता था। तो एपिग्लोटिस का मेन काम क्या होता है कि इस जो हमने नवाला किया हुआ है, बोलस दिया हुआ है मुंह के अंदर, इसको प्रिवेंट करना कि ये ट्रेकिया में ना चला जाए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अगर छोटा सा टुकड़ा भी यहाँ पर गया तो इससे इंसान मर भी सकता है। इस वजह से मतलब इस्लाम भी हमें कहता है कि आपको खाने के दरमियान नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलते हो तो ये एपिग्लोटिस, क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हम सांस निकालते हैं, जब हम सांस निकालते हैं तो फिर ये ग्लोटिस को सही कवर नहीं करता, तो इस वजह से फिर कभी कभी जब छोटा सा नवाला हमारे ट्रिकिया में चली जाती है तो फिर हम खांसने लगते हैं, मतलब सांस में डिफिकल्टीज आती है। तो इस वजह से हम इस्लाम भी हमें कहती है कि खाने के लिए जब आप बैठते हो तो फिर नहीं बोलना चाहिए। इस लेरिंग्स के बाद फिर इस फाइव को हम कहते हैं ट्रेकिया भी कह सकते हैं और विंड पाइप भी कह सकते हैं। और ट्रेकिया जो बनी हुई होती है वो सारी ट्रेकिया इसमें कार्टिलेज मौजूद होते हैं जो सी शेप की तरह बने हुए होते हैं। इस तरह सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं, कार्टिलेज जैसे हमारे नाक जो होते हैं वो कार्टिलेज से बने हुए हैं, और जो नोज का ये बोन होता है या ये भी कार्टिलेज है। कार्टिलेज एक नरम हड्डी की तरह होती है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ये जो होती है ये सारा जो ट्रेकिया होती है वो सी शेप कार्टिलेज से बनी हुई होती है। तकरीबन ट्रेकिया में तकरीबन 15 से 20 सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं। कार्टिलेज का मेन फंक्शन क्या होता है, कार्टिलेज का मेन फंक्शन ये होता है कि अगर ये कार्टिलेज नहीं होते थे तो ये ट्रेकिया कोलैप्स हो सकती थी, क्लोज हो सकती थी, क्योंकि हम जो हमारी गर्दन है हम इसको हर साइड पे मुड़ते हैं, तो अगर हम इस तरह करते तो हो सकता था कि जो हमारा ट्रेकिया था वो इस तरह कोलैप्स होता अगर इसके साथ कार्टिलेज नहीं होते थे। तो कार्टिलेज का मेन काम क्या होता है कि अगर हम इस तरह भी करें या इस तरह भी करें तो हमारी जो सांस की विंड पाइप है वो बंद नहीं होती। वो किसने प्रिवेंट की हुई है, जो कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद होते हैं उसने उसकी प्रिवेंटेशन की हुई है, क्योंकि अगर ये कोलैप्स हो गई, अगर कार्टिलेज यहाँ पे नहीं होते थे तो सांस बंद हो जाती थी। तो सांस जब बंद होती है फिर तो आप लोगों को पता होगा कि फिर क्या होता है। ट्रेकिया के बाद हम पढ़ेंगे कि फिर इस ट्रेकिया को या विंड पाइप को मजीद फिर और डिवाइड करते हैं और ट्यूब्यूल्स में, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकस। दोनों को हम प्लूरल जब इसको हम नाम लेते हैं तो ब्रोंकाई कहते हैं, और जब हम अलग अलग इसको पढ़ते हैं फिर ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस में क्या होता है, ब्रोंकस में भी यहाँ पर भी कार्टिलेज मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर सी शेप कार्टिलेज मौजूद नहीं होते हैं। सी शेप की बजाय यहाँ पर प्लेट बिल्कुल अमवार कार्टिलेज मौजूद होते हैं ब्रोंकस में। फिर जब ब्रोंकस को लंग्स के इंटर होती है ब्रोंकस, फिर इसको मजीद और छोटे छोटे ट्यूब्यूल में हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम फिर ब्रोंक्यूल कहते हैं। ये ट्रकिया जो होती है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होती है, मतलब ये जो इसका एरिया है इसको हम डायमीटर कहते हैं।
और फिर जब ये ब्रोंक्यूल की लेवल तक पहुंच जाती है तो उसके डायमीटर तकरीबन 1 मिलीमीटर रहती है। फिर मजीद हम इसको और ब्रोंक्यूल में इसको डिवाइड करते हैं इस ब्रोंकस को, और ब्रोंकस को जब हम डिवाइड करते हैं फिर जो कार्टिलेज होता है वो ब्रोंक्यूल में कार्टिलेज नहीं होता। फिर मतलब हम सवाल होता है कि फिर ये कोलेप्स क्यों नहीं होते, तो इसमें स्मूथ मसल मौजूद होते हैं जो स्टमक में भी मौजूद होते हैं, और मुख्तलिफ जो इंटेस्टाइन है उस वहाँ पर भी स्मूथ मसल मौजूद होते हैं। उसका काम क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन करना। तो ब्रोंक्यूल में भी कार्टिलेज तो मौजूद नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्मूथ मसल मौजूद होते हैं। और जब ये ब्रोंक्यूल और लेवल तक और ट्यूब्यूल में डिवाइड हो जाते हैं तो इस ट्यूब्यूल को फिर हम एल्वेओलर डक्ट कहते हैं। एल्वेओलर डक्ट जब ब्रोंक्यूल और छोटे छोटे नालियों में डिवाइड होती है तो उसको फिर हम कहते हैं एल्वेओलर डक्ट। एल्वेओलर डक्ट फिर ये जो छोटे ट्यूब होते हैं फिर ये एक ईयर सेक की तरह, एक फंच की तरह, मतलब ये और मजीद डिवाइड होते हैं एक तीलिए की शक्ल में, जिसको हम कहते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई का काम क्या होता है, एल्वेलाई में बिल्कुल इसका जो सरफेस मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। इसका जो पर्दा होता है वो बिल्कुल नरम होता है। नरम इस वजह से होता है कि यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि लंग्स को हम इस्तेमाल इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज हो जाए आसानी से इंसान के ब्लड के रिकवरी से और लंग्स के दरमियान। तो इस वजह से जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम यूलर कहते हैं। यूलर का जो पर्दा होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, उसका सिर्फ सिंगल लेयर होता है। तो इस लेयर बहुत पतला होने की वजह से ये इजीली तौर पर जब वहां से हम ऑक्सीजन लेते हैं वो आसानी से यहाँ पर ब्लड तक पहुंच जाती है, जिसको फिर बाद में हम सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो हमने पहले पढ़ा हुआ था वहां पे फिर हम यूज करते हैं। और सेल में जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको हम यहाँ से लंग्स को देते हैं, और लंग्स से एल्वेलाई के जरिए वो वापस वहां से निकल जाती है। और उसके साथ साथ लंग्स का यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पर्दा मौजूद होता है जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो पर्दा बना हुआ है इसको हम प्लूरल ये प्लूरल मेम्ब्रेन का मेन काम क्या होता है, यहाँ पर इस प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान दो लेयर होते हैं। यहाँ पर दो फ्लूरल मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, इनके दरमियान इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर फ्लूरल फ्लूइड मौजूद होते हैं, एक लिक्विड मौजूद होते हैं, और इस लिक्विड का मेन फंक्शन क्या होता है कि इस यहाँ पर फ्रैक्शन को रिड्यूस करना। ये लंग्स क्योंकि कंस्ट्रक्ट और रिलैक्स होते हैं, क्योंकि जब ये कंस्ट्रक्ट और रिलैक्स होते हैं तो ये और ऑर्गन के साथ मतलब टकराती है, उनके साथ फ्रिक्शन करती है। तो इन फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये मेम्ब्रेन इस लंग्स के ऊपर बनाया हुआ है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर या इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड पड़ा हुआ है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि फ्रिक्शन को कम करना होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो दो लंग्स को डिवाइड किया गया है, एक यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम मीडियास्टिनम कहते हैं, यहाँ पर जो बिल्कुल यहाँ पर मौजूद होते हैं लंग्स के दरमियान में, को यहाँ से डिवाइड करते हैं जिसको हम कहते हैं मीडिया। तो ये हुआ लंग्स का या रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था, उसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम हमने पढ़े, और उसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा और उसके फंक्शन पढ़े। और इसके साथ साथ अब हम हर स्ट्रक्चर का या हिस्से का डिफिनेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट बोर्ड में। तो हमने पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रक्चर के जरिए। अब हम हर एक का अलग अलग डिफिनेशन को भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो नोस्ट्रिल हमने वहां पर भी पढ़ा था कि नोस्ट्रिल किसको कहते हैं, ओपनिंग ऑफ नोज के नोज का ओपनिंग को जो बिल्कुल स्टार्ट होती है ओपनिंग होती है उसको हम नोस्ट्रिल कहते हैं। यहाँ पे जो दो सुराख होते हैं उसको हम नोस्ट्रिल को कहते हैं। वो नोस्ट्रिल को फिर 2 इन नंबर नोस्ट्रिल कितने होते हैं, 2 नंबर में होते हैं। फिर इसके बाद आता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी क्या होता है, द स्पेस ऑफ नोज एंड डिवाइडेड बाय द वॉल। ये नाक के जो स्पेस होता है, खला होता है, इसको हम नोज के नेजल कैविटी कहते हैं। और ये इसको भी हमने एक दीवार से या इस यहाँ पर जो कार्टिलेज मौजूद होता है उसके साथ डिवाइड की हुई है।
ये नोज में फिर नेजल कैविटी में हमने वहां पर भी पढ़ा हुआ था कि क्या इसमें पढ़ा हुआ है लाइंड बाय ईयर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होता है और ईयर मौजूद होता है, उसके साथ साथ सिलिया मौजूद होता है। वहां पर हमने फंक्शन भी पढ़ा हुआ था कि इसका रोल क्या होता है म्यूकस ओरियर का, फिल्ट्रेट ईयर फ्रॉम डस्ट के डस्ट पार्टिकल होते हैं जो गिर्द गुबार होते हैं उनको फिल्टर करना, उनको प्रिवेंट करना, उनको अंदर नहीं जाने देना, ये काम किसका होता था म्यूकस मेम्ब्रेन और ईयर का। और दूसरा इसका काम क्या होता है वार्म कमिंग ईयर, जो हम सांस लेते हैं क्योंकि वो कभी ठंडी होती है, सर्दियों में ठंडी होती है और गर्मी में वो गर्म होती है, तो उस हवा को एक तो मॉइस्ट करती है, दूसरा उसको बॉडी के टेम्परेचर के साथ उनका टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर इक्वल करना, ये भी नेजल कैविटी का काम होता है। क्योंकि इंसान का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 होता है, तो इस हवा को भी चाहे गर्म हो या ठंडी हो, इनको 37 टेम्परेचर पर लाना भी नेजल कैविटी का काम होता है। फिर उसके बाद जो आता है हम उसको फेरेंक्स कह देते हैं। फेरेंक्स मस्कुलर पैसेज होता है, उसका काम क्या होता है कॉमन फॉर बोथ फूड एंड एयर, वो खुराक और हवा के लिए दोनों के लिए कॉमन होता है। क्योंकि जब हम नाक से सांस लेते हैं और या मुंह से लेते हैं तो वो ओरल कैविटी से फेरेंक्स की तरफ जाती है, या नाक भी जो ओपन होती है वो फेरेंक्स में ओपन होती है, तो इस वजह से हम इसको एक कॉमन पैसेज में भी कहते हैं, क्योंकि इसोफेगस और विंड पाइप को दोनों को ओरल कैविटी के साथ मिलाते हैं। फिर नेक्स्ट वन है ग्लोटस। ग्लोटस वो जगह था जब हमने कहा था कि ब्रेन के पास लेरिंक्स होता है, लेरिंक्स की बिल्कुल सिरे पर एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर मौजूद होती थी जिसको हम ग्लोटस कहते थे। नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स व्हिच ओपन इनटू लेरिंक्स इज कॉल्ड फेरेंक्स। एक छोटी सी चीज जो एक नेरो सा ओपनिंग जो बिल्कुल पेरेंट्स के फ्लोर पर होती थी, सिरे पर होती थी, और वो लेरिंक्स में पेरेंट्स को ओपन करती थी, खोलती थी, उसको हमने नाम दिया ग्लोटस का। और ग्लोटस को फिर एक और चीज में कवर की हुई थी जो हम लोगों ने पढ़ा था, उसका नाम था एपिग्लोटिस, जो जब हम खाना खाते थे तो उसको प्रिवेंट करते थे, बचाते थे कि वो ट्रिकिया में नहीं चला जाए, तो उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस इज कवर बाय फ्लेप्स ऑफ टिश्यू, एक फ्लेप्स की तरह टिश्यू होते हैं जिसने इस ग्लोटिस को कवर किया होता है, उसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। मतलब सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है ग्लोटस का, जो ट्रेकिया में खुराक जब हम खाते हैं तो उस खुराक को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं कि वो ट्रेकिया में ना चला जाए। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था कि लेरिंक्स होता है, लेरिंक्स यहाँ पर मौजूद होता है, बिल्कुल जब पेरेंट्स खत्म होते हैं तो यहाँ पर लेरिंक्स शुरू होता है। लेरिंक्स को हमने पढ़ा हुआ वहाँ पे डायग्राम में कि इसको सोन बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पर एक फाइबर लाइक बेंड्स मौजूद होते हैं जिसका काम होता है साउंड को प्रोड्यूस करना, आवाज को प्रोड्यूस करना, क्योंकि वो जब वाइब्रेशन करते हैं वो बेंड, तो उस जब मिलते हैं, जब किसी भी चीज में हम वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे आवाज निकलती है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो वाइब्रेट करते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उससे मुख्तलिफ टाइप की आवाजें बनते हैं। इसके बाद हम डिफिनेशन पर आएंगे लेरिंक्स के। मेड अप ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज मैंने बताया हुआ था कि कार्टिलेज एक नर मादी की तरह होती है जो नाक में भी मौजूद होता है और कान में भी मौजूद होता है। कार्टिलेज से बना हुआ है बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रेकिया, जो बिल्कुल ट्रेकिया और ये ट्रेकिया और इस जो फेरेंक्स के दरमियान में पाया जाता है। Also called वॉइस बॉक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड पैदा होती है। टू फाइब्रस बैंड आर प्रेजेंट देयर, यहाँ पर दो जो फाइब्रस बैंड होते हैं जिसको हम वोकल कार्ड कहते हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, और इसका वोकल कार्ड मैंने बताया हुआ था कि ये वाइब्रेट करते हैं, जब वाइब्रेट करते हैं यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। लेरिंक्स के बाद फिर आता है एक लॉन्ग फाइव, मैंने बताया था कि इसकी तकरीबन जो लंबाई होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं या विंड पाइप भी कह सकते हैं, जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है, और इसमें मौजूद होते हैं सी शेप कार्टिलेज मौजूद होते हैं। और सी शेप का कार्टिलेज का मेन फंक्शन क्या होता है कि ट्रेकिया को कोलैप्सिंग से कोलैप्स ना हो जाए और बंद ना हो जाए, क्योंकि हम अपने गर्दन को मुख्तलिफ एंगल में मुड़ते हैं तो उसको कोलैप्स करने से बचाती है कौन सी शेप कार्टिलेज जो मौजूद है। मैंने बताया हुआ था कि ये तकरीबन 15 से 20 सी शेप कार्टिलेज होते हैं।
और ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? ट्रेकिया लाइज इन द फ्रंट ऑफ इसोफेगस, ये इसोफेगस के बिल्कुल फ्रंट पर मौजूद होता है, क्योंकि ये इसको हम ट्रेकिया कहते हैं। इसके पीछे जो फूड पाइप है या इसोफेगस है वो इसके पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, इसके बाद हम जब हमने ट्रिकिया को दो ट्यूब में, दो छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड किया, तो उसको हमने नाम दिया ब्रोंकाई। दोनों काम ब्रोंकाई कहते हैं। अगर हम इसका सर्कुलर नाम पढ़ेंगे तो इसको हम फिर ब्रोंकस कहेंगे। तो ब्रोंकाई को हम क्या करते हैं? ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉल ट्यूब। जब ट्रेकिया को हम दो छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ दो ट्यूब में डिवाइड करते हैं, जो लंग्स में एंटर होते हैं, उसको हम फिर ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई में हमने पढ़ा हुआ था कि जो ट्रेकिया होती है उस पर सी टाइप कार्टिलेज मौजूद होते हैं, लेकिन जो ब्रोंकाई होते हैं या ब्रोंकस होते हैं उसमें सिर्फ सी शेप की बजाय प्लेट शेप एक अमोर कार्टिलेज मौजूद होते हैं। और उस जब हम ब्रोंकाई को मजीद डिवाइड करते हैं तो एक छोटे छोटे 5 ट्यूब में उसको डिवाइड करते हैं। उस ट्यूब का हमने नाम दिया ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई या ब्रोंकाई डिवाइड इनटू नैरो ट्यूब विच नो कार्टिलेज। हम इसको ब्रोंकाई को मजीद छोटे छोटे ट्यूब में डिवाइड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल कहते हैं। और ब्रोंक्यूल में कार्टिलेज नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोअर डक्ट। जब हम ब्रोंकाई को और मजीद छोटे छोटे बिल्कुल, जिसकी डायमीटर मैंने बताया हुआ था कि ब्रोंक्यूल की जो डायमीटर होती है 1 मिलीमीटर होती है, और इसकी उससे भी जब छोटी हो जाए, जब वो ट्यूब उससे भी छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाए और ट्यूब में तकसीम हो जाए, तो उसको हम एलोर डक्ट कहते हैं। ब्रोंक्यूल इन 5 ट्यूब, जब ब्रोंक्यूल को हम एक छोटे से ट्यूब में डिवाइड करते हैं उसको हम एलोर डक्ट कहते हैं। एलोर डक्ट के बाद हमने पढ़ा था कि उस ट्यूब के बाद एक थैले जैसे, जिसको हम एयर सेक भी कहते हैं या एलोलाई कहते हैं, वो स्टार्ट होती है। वो बिल्कुल एक अंगूर की गुच्छे की तरह होती है, उसको हम एलोलाई कहते हैं। इच एलोलर डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ फंज। एक जो एलोलर डक्ट होता है, जो छोटी ट्यूब होता है जिसको हम एलोलर डक्ट का नाम दिया था, वो छोटे छोटे फंज एक गुच्छे की तरह एक एयर सेक जो हवा की थैले होते हैं उसमें ओपन होता है, और उसको हम एलोलाई कहते हैं। इस एलोलाई का मेन फंक्शन क्या होता है? ये गैसीय शिक्षण में अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो एक सिंगल लेयर से बना हुआ होता है। तो गैसीय शिक्षण में यहाँ पर बहुत आसानी से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। वो लेवल पर अगर हम गैसेस का एक्सचेंज करना चाहे तो वहाँ पर कुछ डिफिकल्ट होगा या बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो बने हुए हैं उसमें मुख्तलिफ कार्टिलेज पाए जाते हैं, और उसका जो पर्दा होता है, मेम्ब्रेन होता है, वो बहुत बारीक होता है या मोटा होता है। इस वजह से हम वहाँ पर गैसीय शिक्षण आसानी से नहीं कर सकते। और दूसरा इसका मेन वजह ये है कि यहाँ पर इस वजह से ज्यादा केसेस एक्सचेंज होते हैं यूरोना में, कि यहाँ पर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं जो बाकी हिस्सों में इतना ज्यादा नहीं हो सकते थे। तो इस वजह से यहाँ पर एलोलाई में क्या होता है कि मुख्तलिफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद होते हैं, और ब्लड कैपिलरीज जब हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, जब यहाँ पर लंग्स में इंटर होता है, तो इन सबसे अंदर आते होते हुए ये एलोलाई तक पहुंच जाती है। जब ऑक्सीजन एलोलाई के लेवल तक पहुंच जाती है तो यहाँ ये इस ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है, और सेलुलर रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी सेल के अंदर, वो यहाँ पर लंग्स के एलोलाई में आती है और एलोलाई से ब्लड कैपिलरीज में आती है, सॉरी ब्लड कैपिलरीज में आती है सेलुलर रेस्पिरेशन से, और उससे फिर इस एलोलाई में आती है, जो बाद में हम मुंह के जरिए बाहर निकाल देते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि जो लंग्स की तरफ जो खून ले जाती है या वापस हार्ट की तरफ ले आती है, तो जो हार्ट से लंग की तरफ ब्लड को ले जाती है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये वाहिद आर्टरी है जो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सारे जो आर्टरी होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के दूसरों हिस्सों तक ले जाती है, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी वाहिद वो आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाती है, और लंग्स से जब वापस लाती है उसको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ था कि वेन्स जो होते हैं वो सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आते हैं, मतलब हार्ट की तरफ वापस लाते हैं, लेकिन ये वाइट पल्मोनरी वेन्स है जो हार्ट की तरफ खून लाती है, लेकिन कौन सी खून लाती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। तो ये हुआ हमारा आज का लेक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमने डिटेल से पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा और उसके शॉर्टकट उनके जो डिफिनेशन थे वो पढ़े।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी या कुछ समझ आया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू।